नाज़रीन, आपसे गुफ्तगू करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम गुफ्तगू में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं दो इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ तजज़ियाकार, जनाब सफदर अली ख़ान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं और एक अखबार के एडिटर भी हैं। दूसरे एक मोहतरम मंसूर आफरीदी साहब हैं, तजज़िया निगार हैं, फॉर्मर बैंकर हैं। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया कि आप हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हुए। सफदर अली ख़ान साहब, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन रोकने की, इलेक्शन डिले करने की तैयारियां शुरू नहीं हो गई? आपके पहले तो बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने इनवाइट किया, आपका और आपके अदारे का शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आपने बड़ी बात जो की है वो वजन वाली है, और पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री ऐसी है कि हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें अपने निज़ामे हयात में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात नजर आते हैं जिससे कौम को मायूसी और तफरीक के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सका। लेकिन ये शायद ये जो एलिमेंट्स थे वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सके, और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा, कोई ना कोई पटारी से कोई जादू निकाल के दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि कौम में मायूसी बढ़े और लोग अपने सिस्टम से थोड़े से डिस्कनेक्ट हों। तो शायद ऐसी सूरत हाल इस वक्त भी कुछ नज़र आ रही है। आज हमारी एक अदलिया में भी ये बात दोहराई गई है कि शायद लोग डीरेल करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अजीज अब इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकेगा। दो तीन ऐसे इश्यूज थे जो जिन पर ये डिले हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़े वाज़े तरीके से और बड़े ऑनेस्टली उन्होंने उसे उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया है। और आपने कल ही देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में एक केस पेश हुआ, तो उन्होंने कहा भाई कुछ भी है, अब तो ये चीज़ें हम इलेक्शन के बाद ही देखेंगे, और बराए मेहरबानी अब आप हमारे पास ऐसी चीज़ें ना लेके आए। तो मैं समझता हूं कि हमारे अदारे इस वक्त इस चीज़ की के साथ ठान चुके हैं, या वो कमिटेड हो चुके हैं इस बात के साथ कि मुल्क का मुस्तकबिल इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा हमें इलेक्शन में कौम को लेके जाना चाहिए। मैं तो इस पे उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। सफदर अली खान साहब, दो वाक़यात हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने 13 और जमातों को कहा है कि अपने जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसकी तफसीलात जमा कराएं। ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सूरत हाल है कि मुमकिन है उनसे भी उनके निशानात छीनने की कोशिश की जाए। तो एक जो ऑलरेडी पीटीआई से बल्ले का निशान उनको अभी तक नहीं मिला, तो वो वावेला मचा रहे हैं। तो अगर और कुछ जमातें भी इस वावेला में शामिल हो गई तो क्या होगा? दूसरा, फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने तो खुलेआम कह दिया है कि केपीके और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मामलात ऐसे नहीं हैं कि इलेक्शन मुहिम चलाई जा सके। इससे पहले वो मौसम की सख्ती की बात कर चुके हैं, अब उन्होंने दहशत गर्दी की बात की है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ लोग हैं वो नज़र भी आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों में तो लगता है कि शायद हमारे मोहतरम इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल है। तो क्या कहेंगे आप? ये बात किसी तक हद तक दुरुस्त नजर आती है कि मसाइल हैं और ऐसे इश्यूज उठाए जा रहे हैं जो अब बेवकत हैं। इन इश्यूज का इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाना या किसी सियासी जमात के सरबराह की तरफ से उठाना, मैं समझता हूं कि अब बेमैनी है और इनको इस चीज से बाज आ जाना चाहिए। यकीनन ये मसाइल इस वक्त हैं
और देखा देखी लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मैं समझता हूं कि जब ये फैसले, इनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी तो वो इनको उड़ा के रख देंगे, क्योंकि उन्होंने एक जो उनका रवैया है या जो उनके रिमार्क्स आ रहे हैं ओपन कोर्ट में, वो इस चीज को तकवीयत दे रहे हैं कि शायद कोई भी मसला है तो उसको इलेक्शन पे असरअंदाज होने की इजाजत नहीं देंगे हमारे इस वक्त की जो हायर जुडिशरी बैठी हुई है। देखिए, क्योंकि आपने देखा है कि हाई कोर्ट के फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही एयरिंग में उड़ा के रख दिया है। तो इलेक्शन कमीशन के भी अगर इस तरह के कोई उनके पास इश्यूज गए तो मैं नहीं समझता कि वो एक आधे घंटे में सॉल्व ना हो, क्योंकि ये बेवकत की रागनी है। अगर इलेक्शन कमीशन को किसी के इलेक्शन पे एतराज था तो उसका ये वक्त था। अब ये नहीं है कि इलेक्शन शेड्यूल का वो ऐलान कर दें और लोगों से कागजात नामजदगी ले लें और उसके बाद उन्हें याद आए कि जी इनके तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं ठीक हुए। तो ये एक मजाक का खेज सी बात है। किसी भी पार्टी को इस वक्त इलेक्शन में जाने से रोकना इंतहाई नामुनासिब है, बल्कि ये एक कौम के साथ शायद एक घिनौना मजाक होगा। इससे हम एक दफा फिर पीछा वापस चले जाएंगे। और इस वक्त जो मुल्क में आप देखते हैं कि कुछ इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ रहा है, लोगों को कुछ कारोबार चले हैं, कुछ हमारे मसाइल हल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, वो हम फिर एक गहरी खाई की तरफ रवाना हो जाएंगे। और इस वक्त या तो ये पहले रोक लेते और लोगों को ये इस चीज पे इतना इन्वॉल्व ना करते। आप देखें कि इस दफा कितने ज्यादा तादाद में लोगों ने नामजदगी के कागजात जमा करवाए हैं, और इससे जाहिर होता है कि लोग इलेक्शन को वेलकम कर रहे हैं। तो यकीनन अब लोगों को बाहर निकलने देना चाहिए ताकि वो जलसे जुलूस में जाएं और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएं। बल्कि पार्टियों को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने मंशूर को मुश्तहर करें, लोगों तक अपना मंशूर पहुंचाएं। अच्छा, और उसके बाद अपने सफदर अली खान साहब ने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं। ये क्योंकि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो इनको ऐसे ही बात करनी चाहिए कि हमें स्ट्रेट इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी कोई नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहिए और सियासी जमातों को अपने मंशूर पेश करके आगे बढ़ना चाहिए। ये तो इन्होंने बड़ी अच्छी, मुस्बत और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर बात कही है। लेकिन जो हमें हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं कि अभी तक मेजॉरिटी जो सियासी जमातों की है उनमें से किसी ने अपना मंशूर पेश नहीं किया। पीपल्स पार्टी के अलावा शायद किसी जमात ने अभी तक अपना मंशूर पेश नहीं किया है। और फिर एक जो गहमी होती है इलेक्शन की, जो एक बागो बहार किस्म का मौसम तारी हो जाता है, माहौल बन जाता है, देगें खड़कनी शुरू हो जाती हैं, तंबू लगने शुरू हो जाते हैं, रोला गोला शुरू हो जाता है, प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाता है, बैनर लगने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस तरह का माहौल अभी तक नज़र नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी, थैंक यू, शुक्रिया पाशा साहब आपका और स्पेशल टीवी की मैनेजमेंट का कि मुझे आपने दोबारा फीडबैक दिया अपना ओपिनियन शेयर करने का। मैं सफदर साहब से एग्री करके और उनकी बात को आगे बढ़ा के चलता हूँ। जो मुल्क के लिए जो असास जरूरत है, जो अहम तरीन इशू है, वो ये है कि अब इलेक्शंस हो जाए। अच्छा, और वो इलेक्शंस, मंसूर साहब, गुजारिश ये है कि उन्होंने तो कहा कि हो जाने चाहिए, इस पर किसी को इतराज नहीं है। जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपको होते नजर आ रहे हैं जो चीजें के सामने आ रही हैं? जी, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपकी बात सही है और वो हो जाने चाहिए, मुल्क के लिए बच्चा है लार्जर ऑब्जेक्टिव में। लेकिन हम इस बहरान में क्यों फंसे, हमें ये देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि क्यों, जिस तरह आपने सही फरमाया, ना गहमा नजर आ रही है, ना पार्टियों के मंशूर नजर आ रहे हैं। मैं इधर केपी से बिलोंग करता हूं, मैं अभी स्वात भी जाना हुआ, मेरा मलकंड भी जाना हुआ, चार सद्दा वगैरह, मुझे कहीं पे जल से जुलूस
कहीं पे कुछ गहमा गहमी नजर नहीं आए। इसका जो मेन फ्लॉ है वो है कि एक किताब है जो हमने 1971 में बनाई है, वो है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें साफ लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराएं। अब आप जिस सूबे में मैं बैठा हूं और जिस सूबे में आप बैठे हैं, इन दोनों की जो निगरान हुकूमतों का जो टेनोर था वो तकरीबन 31 मई 2022 में पूरा हो चुका है। और अब जो निगरान हुकूमतें चल रही हैं वो आईन के मुताबिक नहीं चल रही, क्योंकि आईन में तो 90 दिन में आपने इलेक्शन करा के दोनों सूबे में चला जाना था, लेकिन आपके सामने है कि जमीनी हकायक कुछ और बता रहे हैं। यहाँ भी निगरान हुकूमत अपने चल रही है, केपी में भी और पंजाब में भी चल रही है। इस तरह जो मौजूदा वफाकी इलेक्शंस होने हैं नेशनल असम्बलियों के, वो भी अपने 90 दिन से ऊपर ही जा रहे हैं। अगर आप टाइम ड्यूरेशन नोट करें तो फरवरी का जो महीना है वो भी 90 दिन से ऊपर ही है। तो जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्लॉज को, जो आपने इसको कहते हैं कि ये एक अंग्रेजी में कहते हैं कि बाइबल ऑफ द बुक्स है, क्योंकि हमने इस पे अमल करना है। हमने ये एक इमरानी मुआहदा है हमारे लोगों का हुकूम रियासत के साथ, जब उस पे अमल नहीं होता तो फिर यही कैफियत आपको नजर आएगी हर जगह कि इलेक्शन पे भी सवालिया निशान उठेंगे। फिर जो ग्राउंड जमीनी हकायक रिपोर्ट हो रही हैं वो भी आपको पता है कि वो भी इसी तरफ जा रही है कि ज्यादातर कंफ्यूजन है। और मैं केबी की बात करूं तो आपने मौलाना साहब की बात की, मैं उसको सब्सटेंशिएट करता हूं, बिल्कुल आपने सही कहा। उनको भी काफी थ्रेट्स अलर्ट्स हैं, उन पे पिछले दिनों काफी अटेम्प्ट्स भी हुए उनके पार्टी के मेंबरान्स पे। और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं, जो अवामी नेशनल पार्टी के अहमल वली हैं, उन्होंने भी इसी तरह की चीजों को उठाया है कि उनको भी पार्टियों को थ्रेट्स है, वो अपने हलकों में अपनी जगहों पे जा नहीं रहे। हमारी तो दुआ यही है कि कम से कम 8 फरवरी को जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पत्थर पे लकीर इसको समझे कि इसी पे इलेक्शन हो, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं, अब देखें जिस तरह आपने निशान के सिंबल को चैलेंज किया है, पीटीआई ने उधर पेशावर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया और अब इलेक्शन कमीशन दोबारा चैलेंज करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो अवामी, आपने जो 13 पार्टियों का जिक्र किया, बड़ा सही पॉइंट आउट किया, मैं सब्सटेंशिएट करता हूँ। इसमें अवामी नेशनल पार्टी पे उनका फैसला महफूज हो चुका है और हैदर खान होती हैं जो हमारे हल्के के ही हैं और वो साबिक चीफ मिनिस्टर के पीके के 5 साल रहे हैं। उन्होंने इस तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार किया है कि अगर पीटीआई से बल्ले का निशान छीना जाता है तो एएनपी से भी हो सकता है जो लालटेन इनका निशान है वो छिन जाए, और वो एक बैलेंस एक्ट होगा, वो बताने के लिए कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है उसने उनसे भी बल्ले का निशान छीन लिया तो अवामी नेशनल पार्टी से। अब इन चीजों से इलेक्शन पे हमेशा सवालात उठेंगे और मैं एग्री करता हूं आपके फीडबैक से और सफदर साहब के फीडबैक से कि ये अब वो मौका नहीं है कि इलेक्शन कमीशन वो बाल की खाल खींचनी शुरू कर दे, क्योंकि अगर आप हर पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाएंगे, हर पार्टी के तो ये इलेक्शन तो मुझे फिर 2 साल में भी होते हुए नजर नहीं आए। तो मेरी तो अपनी यही ओपिनियन है पाशा साहब के अभी भी वक्त है इदारों को भी सुप्रीम कोर्ट पे कि हम ये जो लाइन है, ये जो इलेक्शन 8 फरवरी के लाइन, ये हम किसी तरह क्रॉस कर दें ताकि एक लेजिटिमाइज हुकूमत है, ताकि हमारे जो दूसरे बड़े मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल हैं, स्ट्रेटेजिक मसाइल हैं। आपको पता है कि रेड सी जो है, जो इजराइल के साथ सऊदी अरब ले, वहां पे एक जंग बर्पा है, वहां पे हूती जो है वो जो मर्चेंडाइज शिप्स हैं उन पे हमले हो रहे हैं, और फलस्तीन का एक और इजराइल का एक मसला अलहदा से यूक्रेन, ताकि हमारी तवज्जो बैन अल-अक़वामी इशूज पे जाए, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो, बजाय हम ये हर साल खेलते रहे, हर महीने ये खेलते रहे कि कब तक इलेक्शन कब कराने हैं और कब तक नई हुकूमत कब आनी और मैंडेट क्या आना है। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही सफदर अली खान साहब। हम फर्ज कर लेते हैं और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अपनी बीवी से भी आपने ये जिक्र नहीं करना कि इलेक्शन नहीं हो रहे, यानी और अफरीदी साहब ने जैसे कहा कि वो पत्थर पे लकीर है, तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं और हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है, मैं उसकी यानी क्यों हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, होना चाहिए कि नहीं ये एक अलग इशू है,
लेकिन पीटीआई के मेंबरान के साथ, उनके कैंडिडेट्स के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके 90% के करीब जो सफ़े अव्वल की क़यादत है, उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए जा चुके हैं। और फाफिन ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कागजात जो मुस्तरद किए गए हैं उनके उन फैसलों को पब्लिक किया जाना चाहिए। अब ये दो बातें हैं, एक तो वो कागजात मुस्तरद हो गए हैं तो उसके नतीजे में उसके बाद जो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। दूसरा, अगर फाफिन जो है वो इस बात पर इसरार करता है कि उन वजूहात को, उन फैसलों को जिनकी बुनियाद पर उनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं पब्लिसाइज किया जाए, तो फिर क्या पोजीशन होगी? जी पाशा साहब, आपने बहुत अच्छी बातें पूछी हैं और इसमें बड़ा वजन है आपके जो सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सियासत में और क्राइम में एक बेसिक लाइन हमें ड्रा करनी होगी कि कहाँ हमारी सियासत है और कहाँ जुर्म है। जब 9 मई का वाकया पाकिस्तान में रूनमा हुआ तो एक क्राइम जो है वो वाज़े तौर पे सामने आ गया कि कुछ लोगों ने हमारे दफाई अदारों पर जाके हमला किया। अब उसमें अलफ इन्वॉल्व है या बे इन्वॉल्व है, जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसने एक जुर्म उससे सरजद हुआ है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक हकीकत के तौर पे कि कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। अब हुआ ये है कि उनमें से जिन पर FIR काटी गई वो लोग 51 के करीब उनकी लिस्ट आई है कि वो मफरूर हो गए। वो उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया, उन पर FIR गलत थी या दुरुस्त थी। उनकी जान तो तभी छूटेगी जब वो कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे और अपना सफाई पेश करेंगे कि भाई हम इस जुर्म में शामिल नहीं है। लेकिन ये इस अमर की बजाय उन्होंने ये अमर अख्तियार किया कि वो मंजर से गायब हो गए और मफरूर की हैसियत उन्होंने इख्तियार कर ली और उनकी जायदादों की जब्ती तक का हुक्म जारी हो चुका है और इस पर भी अमल शुरू हो गया है। अब इस पार्टी के चूंकि इन्वॉल्व इसमें बताए जा रहे हैं लोग, तो जब तक वो कानून के सामने अपने आप को पेश करके अपनी सफाई पेश नहीं करते तो उनकी जान तो नहीं छूटेगी। एक सेकंड सैयद अली खान साहब, 1 मिनट। आपने बड़ी प्यारी बात कही कि वो 51 बंदे मफरूर हैं, उनकी जायदादें जब्त कर ली गई हैं, तो उनकी जायदादों की जब्तगी तो हुई उनके मफरूर होने की वजह से, लेकिन जो लोग इस जुर्म के अंदर कैद हैं, जो जिनकी FIR कटी हुई हैं और वो रियासत की कस्टडी में भी हैं, 9 महीने गुजर गए हैं, 8 महीने गुजर गए हैं, अभी तक उनका फैसला आपने क्यों नहीं किया, ये बताएं जरा। यही असल बदकिस्मती है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमारे मुल्क में यही बदकिस्मती है। आप देखें, अमेरिका में इसी लेवल का एक, बल्कि इससे कम लेवल का, उनके सिर्फ पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उनकी दफाई तनसीबात तक ये बात नहीं पहुंची। लेकिन देखें, एक सिविलाइज कौम ने इस अपने उस अमल को दिफा करने के लिए कितनी तेजी के साथ अमल किया और उन्होंने अपनी कोर्ट्स को दिन रात इस काम पे लगाया, अपनी एजेंसीज को लगाया और जो लोग उसमें मुलव्वस पाए गए उन्होंने उनको सजाएं सुना के मामला खत्म कर दिया। जबकि हम अभी तक इब्तिदा नहीं कर सके, हम ये ही नहीं 9 महीने 10 महीने में तय कर सके कि हमने ये केस चलाने किस तरह है। क्या इनको सिविल कोर्ट सुनेंगी, इनको टेररिस्ट कोर्ट सुनेंगी, इनको फौजी अदालतें सुनेगी? हम आप देखें हमारी बदकिस्मती कि अभी तक हम ये ही नहीं तय कर सके। और आपकी बात से मैं अगर शुरू करूं कि अगर बिलफर्ज इन लोगों में कुछ बेगुनाह लोग भी फंसे हुए हैं, अब उनका क्या कसूर है? 1 साल 8 महीने या 10 महीने से जो बंदा अंदर है उसके इंसानी हकूक किधर गए? कल को वो बेगुनाह साबित होता है तो उसके ये दिन कौन उसे लटाएगा? तो ये सारी बात हम यहीं से अपनी बात का दोबारा आगाज करेंगे। नाजरीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
हम आपसे गुफ्तगू करने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं दो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियात, जनाब सफदर अली खान साहब और जनाब मंसूर अफरीदी साहब। जी सफदर अली खान साहब, इन हालात में जो आप बयान कर रहे थे, अगर इलेक्शन होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? देखिए, मसाइल तो पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में ख़त्म नहीं हुए। हम में से अक्सरियत ने किसी भी इलेक्शन को कभी माना नहीं है। जो हारते हैं वो रोते हैं, जो जीतते हैं वो घुमंड में आते हैं और कौम को वो भी नुकसान ही देते हैं या परेशानी ही देते हैं। हमारी ये 70 साल की तारीख तो अभी तक यही है। चले एक कोशिश और सही, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी कौम को अब इलेक्शन में चले जाना चाहिए और वो अपने लिए नुमाइंदे मुंतखब कर ले। जहां तक मैं समझता हूं, मुझे फिर अपनी सुप्रीम कोर्ट पे इत्मीद है कि मैं समझता हूं कि जब ये अपीलें इन मसाइल की उनके पास जाएंगे तो यकीनन इस वक्त की जो हायर जुडिशरी है वो साबका जुडिशरी से काफी ज्यादा मुझे तो मुख्तलिफ नजर आ रही है। सफदर अली खान साहब, अभी हम एक सवाल आपके जुडिशरी की बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और मैं आपसे एग्री भी करता हूं। आज भी 2 केस लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में जिनकी उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है उनको। तो हमने देखा है, सुना है कि वो मसाइल को हल करना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते। बड़ी इस वक्त खुले ज़हन से हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मसाइल को देख रही है। तो जब उन्होंने कहा है कि ये पत्थर पे लकीर है तो ये मसाइल यकीनन हल हो जाएंगे और इलेक्शन मैं समझता हूं कि जरूर 8 मई को हो जाएंगे। फाफे ने जो कहा है कि जो आपने कागजात मुस्तरद करने के फैसले किए हैं उनको पब्लिक किया जाए। जी पाशा साहब, कोई भी अपील जब होती है ना तो उसकी अटेस्टेड कॉपी लाजमी मिलती है आपको, तो वो पब्लिश हो जाएंगे। वो 1-2 दिन लग जाते होते हैं क्योंकि वो जुडिशल अफसर जो होता है या जो आरओ होता है उसने वो फैसला लिखना होता है। तो वो फैसला लिख के तो उसकी कॉपी जो भी मुतासरा फरीक होता है वो उसका हक होता है लेने का, क्योंकि वो अपील तभी दायर कर सकता है जब उसे वो कॉपी मिलेगी। तो ओके जी, मंसूर अफरीदी साहब का मुतालबा ठीक है और ये 1-2 दिन में तमाम जो फैसले हैं वो हम सबके सामने आ जाएंगे। ओके जी, मंसूर अफरीदी साहब, इलेक्शंस की इन हालात के अंदर हो जाते हैं तो क्रेडिबिलिटी क्या होगी? इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं आपको नजर आ रहा कि एक जी आपकी बात सही है। जी सर, बिल्कुल एग्री करता हूं। एक तो ये है कि जो आप कैंडिडेट्स का बता रहे हैं, जो अपीलें हो रही हैं, ये तो अपनी जगह पे इश्यूज हैं और ये तकरीबन हर इलेक्शंस में होते हैं। 18 में भी थे, 13 में भी थे। एक दूसरे को डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं और फिर जाके वो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में जाते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में अपीलें सुनी जाती है, वहां पे काफी रेक्टिफिकेशन हो जाती। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू होगा इस इलेक्शन में, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो है वो सिंबल का निशान। अगर फर्ज कर लें पीटीआई के कोई 10, 20, 30, 40 भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो उससे उनका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पीटीआई का वोट है वो कल्ट वोट है। जिस तरह पीएमएलएन में वोट नवाज शरीफ साहब का एक कल्ट वोट है, वो उनका वोट है, इस तरह पीटीआई का जो वोट है वो एक कल्ट वोट है और वो बारी पीटीआई का ही वोट है। तो वो अगर सिंबल का निशान मिलता है तो इनके तो वोट बैंक्स पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर अर्बन सेंटर्स में। अर्बन सेंटर मतलब लाहौर हो गया, पिंडी हो गया, फैसल शहर, बड़े शहरों की मैं बात कर, और इस तरह केपी में जो इनका एक हार्डकोर वोटर यहाँ पे मौजूद है, और कराची किसी हद तक। हाँ, इनका जब सिंबल इलेक्शन जाता है तो फिर सबसे बड़ा चैलेंज इनको, क्योंकि आप जाएं हर हलके में तो तकरीबन एक हलके में 10 से 15 पीटीआई के मेंबर्स ने फाइल की है अपनी नॉमिनेशन। हमारे हलके में भी जाएं, आप लाहौर में जाएं, कहीं भी जाएं तो 10 से 15 कैंडिडेट्स मिनिमम है। तो जब इनके पास सिंबल नहीं होगा
तो इनको ये पता नहीं चल पाएगा वोटर को कि जो असली पीटीआई वाले कि हमने किसको वोट देना है इन 10 में से, क्योंकि ये तो हो नहीं सकेगा। इट इज वेरी इम्पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि चेयरमैन जो मौजूदा पीटीआई है या पीटीआई की जो टॉप मैनेजमेंट है वो हर हलके में जाएं, फिजिकली जाएं, एक एक कैंडिडेट के साथ खड़े हों कि ये हमारा नॉमिनेटेड बनता है। तो इसमें से काफी लोग ऐसे भी आ रहे हैं, मैं अपने हल्के की बात बता रहा हूं कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं और वो अपने आप को पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर करके सबको बता रहे हैं कि मैं पीटीआई की तरफ से। तो असल चैलेंज तो ये सिंबल का ही होगा। अगर सिंबल इनको नहीं मिलता है तो फिर तो बहुत मुश्किल है इनका इलेक्शन में कोई परफॉर्म करना। और फिर आपको पता है कि क्रेडिबिलिटी के हर इलेक्शन में, जिस तरह सफदर साहब ने कहा है, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं कि वो हर इलेक्शन में जो जीतता है वो तो कह देता है मेरी हुकूमत आ गई और वो धड़ल्ले से अपनी हुकूमत चलाता है, जब हारने वाला वो दानली के इश्यूज लगाते। असल में सर जो इलेक्शन है वो तो हमारे मुल्क के लिए जरूरी है, लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज जो अभी मुल्क को जरूरत है वो है जो कि नेल्सन मंडेला ने नेशनल रिकंसिलिएशन की। हमारी वाली नेशनल कंसिलिएशन नहीं, एनआरओ, जो 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 जिन्होंने जराइम किए थे और उनको छोड़ दिया और जिन्होंने क्राइम्स किए थे, वो वाली एनआरओ नहीं। जो असल ट्रुथ है कि सब माने कि हमसे ये गलतियां हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब भी माने कि मुझसे ये गलतियां हो गई हैं। करप्शन के कोई केसेस हैं वो कौम के सामने आके बताएं। जो बानी पीटीआई हैं वो भी माने उनसे भी बड़ी गलतियां हो गई मिस गवर्नेंस की। उन्होंने सारा एहतसाब नारा लगाया, आखिर में कुछ नहीं हुआ, वो भी माने। पीपल्स पार्टी वाले भी माने, हमारे इदारे भी आके माने। तो जब तक कौम में एक नेशनल रिकंसिलिएशन, जिस तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा स्टालवर्ट लीडर था, उन्होंने तो करके दिखाया। और आज आप साउथ अफ्रीका में देख लें कैसे वो हारमनी के साथ गोरे और काले रह रहे हैं। आप उनके क्रिकेट टीम में भी देखें तो वो आपको लगता ही नहीं है कि वो एक अफ्रीका का मुल्क है, आपको लगता है किसी यूरोप का मुल्क। तो जब तक हम नेशनल रिकंसिलिएशन नहीं बनाएंगे इलेक्शन पे, तो आपको हमेशा ही सवाल, कभी अभी बल्कि इलेक्शन से पहले सवालात उठ गए। आपने खुद ही कहा कि फजल रहमान साहब ने कह दिया कि ये इलेक्शन की डेट नामुनासिब है, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो बड़ी पार्टियां तो इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क्स ही उठा रही है। इसका तो फ्यूचर फिर आपको पता ही है। आपने इतनी खूबसूरत बातें कही हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर असी ना ही समझिए ये जो बातें आप कह रहे हैं होने की, तो हम समझे कि ना ही है आपकी तरफ। अच्छा, आपने सफदर अली खान साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो अदलिया है वो पहले की अदलिया जैसी नहीं है। अब एक बहुत सीरियस बात मैं आपसे पूछने लगा हूँ, आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था ताहयात नाअहली का। उसके जवाब में पार्लिमान ने, जो पिछली हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत, उसने उस नाअहली को ताहयात नाअहली को तब्दील किया। अब आज वो नैब भी चली गई कि नैब ने ये जो चैलेंज कर दिया फैसला हाई कोर्ट का कि 10 साल की जो नाअहली है उसकी बजाय 5 साल नाअहली तस्वर होगी। तो नैब भी चली गई कि ये 10 साल को 10 साल ही रहने दिया जाए। अब मुझे ये बताएं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, पिछली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि ताहयात नाअहली होगी वो बरकरार रहेगी, या जो पार्लिमान ने फैसला किया है उसको अपहेल्ड किया जाएगा? क्योंकि ये दो फैसले मौजूद हैं, एक पार्लिमान का फैसला और एक सुप्रीम कोर्ट का, दोनों नहीं चल सकते, एक ने प्रवेल करना है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट फैसला अपहेल्ड करेगी? इसमें जी मेरा ज़हन तो बिल्कुल वाज़ेह है और मैं इस पे पूरा बिलीव करता हूं कि पार्लियामेंट का फैसला ही मुकद्दम होता है और पार्लियामेंट का फैसला ही मुकद्दम रहना चाहिए। एक बात। दूसरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का ये फैसला था, उसमें के मुकाबले में अब 7 रुकनी बेंच बैठा हुआ है। लिहाजा ये फैसला अगर उन्होंने किया तो वो ये उससे बड़े बेंच का फैसला होगा, लिहाजा वो फैसला रद्द हो जाएगा। इसके बावजूद आप देखें कि गद्दारी और कत्ल और डकैती जैसे जराइम में आपको 5 साल की नाअहली है, जबकि सिर्फ झूठ बोलना कि कोई ऐसा झूठ भी ये है
कि मैंने जब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए तो कोई चीज सहवन या कुदरतन मैं भूल गया या गलत दर्ज हो गई तो मैं ताहियात ना है। तो ये कोई बात का तुक भी लॉजिकल नजर नहीं नहीं है। आता। हाँ, क्योंकि ये कौन सा इतना ऐसा जुर्म हुआ है कि उस बंदे को रुजू करने का हक नहीं है और वो सारी जिंदगी के लिए ही नाअहल हो गया। तो ये ऐसे ही है कि बस जैसे असल जैसे अफरीदी साहब ने पहले फरमाया कि सबसे बड़ी हमारे लिए जो अमली तौर पे फॉलो करने के लिए इस मुल्क का वो आइन है और वो किताब है 1971 के आइन की सूरत में। तो हमें उसमें ये हमने नकब लगाए हुए हैं, ये भी बाद में डाला गया है। ये चीजें जो हैं, ये तरामीम जो हैं, ये हर शख्स ने अपने मफाद के लिए बहुत सारे डाली और आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया हुआ है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि नहीं चलनी चाहिए। अगर तो कोई बंदा जुर्म उसका साबित होता है और वाकई उसने कुछ अपना झूठ का आंसर उसमें है तो 5 साल सजा उसे बहुत ठीक है, उसको 5 साल के लिए नाअहल कर देना चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि अब फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल देगी? मेरा ख्याल है, मुझे बल्कि ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि ये चेंज हो जाएगा। ये डेफिनेटली पार्लियामेंट को सॉवरेनिटी तभी मिलेगी अगर उसके बनाए हुए कवानीन का एहतराम किया जाएगा, वरना फिर पार्लियामेंट तो ऐसे ही है कि जब वो कानून साजी को करे उसको कोई भी बैठ के 1 2 4 जज जो हैं वो उसको कूड़े की रद्दी की टोकरी में फेंक दिया करेंगे। इस चीज को भी रुकना चाहिए। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हमें माननी पड़ेगी, तभी हम आइन के ताबे चल सकेंगे। अब कोई भी अदारा जो है वो मैं नहीं समझता, पिछले दिनों में आपने देखा है पिछले 4-5 साल में हमारी पार्लियामेंट की क्या दुर्गत बनी है। और आखिर पे तो ऐसे था कि जैसे वो एक अरे गहरे लोगों का एक जमगठा है जो बस आता है, खाता पीता है और घर को चला जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अरबों रुपए लगते हैं, लोगों की दुश्मनियां पड़ जाती हैं, लोगों के मसाइल के अंबार होते हैं जिनको लेकर ये लोग वोट लेते हैं कौम से और उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर ये आके ऐवानों में बैठते हैं, लेकिन मसाइल को हल करने के लिए भी कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार भी नहीं है, हमें इसके ये करने नहीं दिया गया, हमने किया था वो उन्होंने जी रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में इस जमहूरियत का एक ही असूल है कि पार्लियामेंट जो है वो सबकी माँ है, तो उसका एहतराम मुझे तो लगता है, बल्कि मैं तो इस पे बिल्कुल सीधा मेरे पास जवाब है कि लाजमन पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी कानून को अदलिया उसकी तशरीह तो कर सकती है, उसको रिजेक्ट करने का उसके पास कतन कोई इख्तियार नहीं है। अफरीदी साहब, सफदर अली खान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट, पिछली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है तायात नाअहली का, वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि पार्लिमान ने उस पर कानून साजी कर दी है और वो ये अभी जो अपील चल रही है उसमें ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ये बड़ी इन्होंने वजाहत के साथ बात कर दी है। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनका तर्ज अमल भी मिसाली नहीं रहा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौजूदा हमारी सियासी लौट है ये तो वही है जो पहले थी या उससे पहले थी या उससे पहले थी, ये कंटिन्यूटी है उन्हीं सियासतदानों की जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले मौजूद थे। तो फिर हम आने वाली पार्लिमान से 8 फरवरी के बाद जो कैबिनेट बनेगी, जो पार्लिमान बनेगी, उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? जी सही कहा आपने सर, और सफदर साहब ने जिस तरह एक्सप्लेन किया वजाहत के साथ, वो मेरा भी वही ओपिनियन है कि जो पार्लियामेंट है वही सुप्रीम है। और क्योंकि ये पहले इसकी तशरीह एक्सप्लिसिटली आइन में नहीं लिखा था कि कितने साल सजा थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात कह दिया था। अब वो जिस तरह सफदर साहब ने काफी एक्सप्लेन किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला दे। एक्चुअली जो पॉलिटिशियंस हैं, आप किसी भी मुल्क में जाएं जहां डेमोक्रेसीज फंक्शन करती हैं, जो भी सियासतदान हैं या डेमोक्रेसीज हैं, वो एवोल्यूशन से ही रिफाइंड होते हैं। यानी आप मुसलसल जमहूरियत रहे,
इलेक्शंस दर इलेक्शंस कराएं, इलेक्शंस दर इलेक्शंस कराएं। तो और उसके साथ दो पिलर बहुत जरूरी है इसके साथ। एक है आपकी जो जुडिशरी सिस्टम, वो एक्टिव जुडिशरी सिस्टम ना हो, जिस तरह पिछले सालों में काफी ऑब्जर्व किया गया, जो अपने डोमेन से भी आगे निकल के पार्लियामान की कानून साजी बल्कि कई जगहों पे खुद कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, बजाय तशरीह करने के उन्होंने स्ट्रक डाउन किया पार्लियामान के बड़े बड़े कानूनों को, जो उनका इख्तियार नहीं था, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। एक तो एक जुडिशरी उसके साथ बैलेंस्ड हो और एक्टिव, यानी बैलेंस भी हो और उसके साथ एक्टिव भी हो। और दूसरा हमारा जो मीडिया है, जो मैं उसको हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पिलर समझता हूँ, मीडिया में जाके स्क्रूटनी और पॉलिटिशियंस के जितने भी काम हो, चाहे उनके अपने जो पर्सनल कंडक्ट हो या जो उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी, उनको हाईलाइट करना। तो जब ये तो चीजें होंगी, जब कोई पॉलिटिशियन गलत काम करेगा और वहां से उसको जुडिशरी से उसको ठीक किया जाएगा या उसे तंबीह की जाएगी जुडिशरी से, और मीडिया उसको हाईलाइट करेगा। और फिर जब इलेक्शन होंगे और जो एहतसाब है, एक्चुअली जितने हमने एहतसाब के इदारे बनाए हैं, ये भी इतने आपको किसी मुल्क में नहीं मिलेंगे। आप देख लें, नैब यहाँ पे है, एंटी नारकोटिक्स यहाँ पे है, जो एंटी करप्शन सॉरी यहाँ पे है, एफबीआर का अपना एक मैकेनिज्म है टैक्स में, जिसमें हमारे साथ जो मौजूदा चीफ जस्टिस को काफी इनकी पेशियां हुई थी एफबीआर। इस तरह के काफी इदारे बनाए गए हैं। एक ही एफआईए है, तो काफी एक ही इदारा हो और वो इदारा मजबूत और वो जुडिशरी है आपके। बाकी आपके जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव इदारे हैं वो उसी तरह काम करेंगे। उनको कोई इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगी तो एफआईए से करा देंगे। और बाकी जो इलेक्शंस हो वो ट्रांसपेरेंट हो, वो अवाम की ताकत से हो। जब वोटर एहतसाब करें तो ऑटोमेटिकली जी रिफाइन हो जाएगा। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। सफदर अली खान साहब, कल सेनेट में पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद मंगी ने एक करारदाद पेश की कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगंडा है उसके करने वालों को सख्त सज़ा देनी चाहिए और हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसको आप, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी अब लाडला बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना पहले ही मना है और उस पर सज़ाएँ मौजूद हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की बात नहीं की जा सकती और उसका आइन में भी जिक्र है, कानून भी मौजूद है। तो फिर इस चीज़ को सेनेट में बिल ला के पेश करना, ये आपको क्या नज़र आता है? पाशा साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये लाडला बनने की बात है। ये एक ज़रूरत है इस चीज़ की इस वक्त हमें। आप सोशल मीडिया अगर उठा के देखें तो आपको हर जगह पे अपने फौज के खिलाफ, अपने वतन के खिलाफ, उसके रखवालों के खिलाफ आपको पोस्टें नजर आएंगी। अब देखें, वो जो इस सर्दी में, इस तूफानी रातों में सरहदों पर खड़े, पहाड़ों की संगलाब चोटियों में, दरियाओं में, समुद्रों में हमारे लिए पहरा दे रहे हैं अपनी जान हथेली पे रख के, वो सिर्फ तनख्वाह के लिए ये अमल नहीं होता। कितनी तनख्वाह होगी, आप किसी की जान की कितनी कीमत दे सकते हैं? वो एक जज्बा है उब्बल वतनी का, कि जिसके तहत वो अपने वतन के, मादरे वतन के लिए, के दिफा के लिए वो खड़े हैं। तो उनके पीछे हमें सीसा पलाई की दीवार की तरह खड़ा होना चाहिए, ना कि हम ये कहें। कहीं भी कोई शहादत होती है तो हम, आप देखेंगे कि कई ऐसे आपको वाहियात किस्म के तबसरे नजर आएंगे जिससे तज़हीक का पहलू नजर आ रहा होगा। तो इस चीज पे मैं समझता हूं कि मीडिया में भी हम, आप जैसे जो हमारे सीनियर हैं जिन्होंने इस मीडिया को अपनी जिंदगी के कीमती दिन दिए हैं और आप नॉलेज रखते हैं, हम सबको मिलके इस चीज के दिफा के लिए जरूर उठना चाहिए कि वो हमारे बेटे, वो हमारे भाई, हमारे बच्चे जो हैं सरहदों पर हमारे दिफा के लिए, वतन के दिफा के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। ना कि इस तरह की पोस्टें की जाएं कि जिससे उनकी दिल आजारी हो, उनको अंडरमाइन किया जाए। किसी के गलत काम सबके जिम्मे में डालना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। अगर किसी से गलती हुई है तो उसको तो हम पकड़ते नहीं है, उधर तो हम बड़ा लिहाज करते हैं कि ये हमारा फलां होते पे रहा है, ये हमारा फलां रहा है, तो यार इसको छोड़ दो।
नहीं, कानून के नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई ओहदा नहीं होता, कोई इंसान वो बावकार नहीं होता जिस मर्जी अगर उसने कौम और मुल्क के साथ कोई खिलवाड़ किया है तो उनको हम पकड़ें, ना कि हम अपने बिला तफरीक हम अपनी जो है तनकीद उसको जारी कर दें। ये चीजें इस वक्त मुल्क में हो रही हैं और एक इशू को उजागर किया गया है सेनेट में कि भाई इस चीज पे ध्यान दिया जाए। वो बात ठीक है, लाश तो मौजूद हैं और उन पे किसी हद तक अमल भी किया जाता है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये चीज मेरा ख्याल है कि एक दफा नोटिस में लाने के लिए ये सेनेट में ये काम हुआ है और इस पे जरूर बहरहाल हम सब को तवज्जो देनी चाहिए कि अपने फौज के हम साथ खड़े हों और उनके जो ऊपर जो तनकीद हो रही है उसको हम दफा करें उसका, उसके खिलाफ। मंसूर अफरीदी साहब, शॉर्ट कमेंट। जी बिल्कुल सही कहा सफदर साहब ने। और जो हमारे यहाँ होता है, ठीक है आपका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जिस तरह 9 मई का हुआ, जिस तरह शहादतों पे तज़ीक आमेज ट्वीट्स किए गए सोशल मीडिया पे, आप जाए किसी भी मुल्क में अपनी मिलिट्री अपने फौज के खिलाफ ऐसी तहरीक या ऐसा बयानिया नहीं होनी चाहिए। नाजरीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। मैं जनाब मंसूर अफरीदी साहब का और जनाब सफदर अली खान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात आलिया से हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़ीद फरमाया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।